नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन का गुरुवार को शुभारंभ किया और कहा कि ये ट्रेन इस देवभूमि के लिए भव्य उपहार है, जिससे राज्य की चहुमुखी प्रगति को रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां देहरादून रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिरकत की थी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में रेलवे के 100% विद्युतीकरण का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पिछले के 5 सालों में उत्तराखंड के लिए एवरेज औसतन 200 करोड़ से भी कम बजट मिलता था और अभी भी अश्विनी जी ने विस्तार से इसके विषय में बताया भी। 200 करोड़ से कम, इतना दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, रेलवे का अभाव और बजट कितना? 200 करोड़ से भी कम। इस वर्ष उत्तराखंड का रेल बजट 5,000 करोड़ रुपए है, यानी 25 गुना बढ़ोतरी। यही कारण है कि आज उत्तराखंड के नए नए क्षेत्रों तक रेल का विस्तार हो रहा है। रेलवे ही नहीं बल्कि आधुनिक हाईवे का भी उत्तराखंड में अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। उत्तराखंड में ही टूरिज्म से, खेती किसानी से, उद्योगों से रोजगार के अवसर बने। इसलिए इतना परिश्रम आज हम कर रहे हैं। हमारी सीमाओं तक पहुंच आसान हो, राष्ट्र रक्षा में जुटे हमारे सैनिकों को असुविधा ना हो, इसमें भी ये आधुनिक कनेक्टिविटी बहुत काम आएगी। भाइयों और बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड का तेज विकास भारत के तेज विकास में भी मदद करेगा और देश अब रुकने वाला नहीं है। ट्रेनों को लेकर भी पहले की सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए। इन दावों में कई कई साल बीत गए। हाई स्पीड रेल तो छोड़िए, रेल नेटवर्क से मानव रहित फाटक तक हटा नहीं पाए थे। रेलवे के बिजलीकरण की स्थिति तो और भी गंभीर थी। 2014 तक देश के 1/3 रेल नेटवर्क का ही बिजलीकरण हो पाया था। 1/3। जब ये स्थिति हो तो तेजी से चलने वाली ट्रेन चलाने के बारे में सोचना भी असंभव था। साल 2014 के बाद हमने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चौतरफा काम शुरू किया। एक तरफ हमने देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन के सपने को जमीन पर उतारना शुरू किया। दूसरी तरफ पूरे देश को सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार करना शुरू किया। जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, वहीं अब हर साल 6,000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। कहां 600 और कहां 6,000। इसलिए आज देश के 90% से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। उत्तराखंड में तो पूरे रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। भाइयों और बहनों, ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नीयत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है,
वो बहुत सराहनीय है। ये इस देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम है और मेरा तो विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा। अगर हम अभी ही देखें तो 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या हर वर्ष पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, नया रिकॉर्ड बना देती है। अभी बाबा केदार के दर्शनों के लिए कितने श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ और अर्ध कुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। हर वर्ष जो कांवड़ यात्रा होती है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह से पहले ही इसको लेकर सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि आपकी सरकार के अहंकार ने संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। खड़गे ने ट्विटर में ट्वीट करके लिखा कि मोदी संसद जनता से स्थापित लोकतंत्र का मंदिर है। महामहिम राष्ट्रपति का पद संसद का प्रथम अंग है। आपकी सरकार के अहंकार ने संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि 140 करोड़ भारतीय जनता चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से संसद भवन के उद्घाटन का हक छीनकर आप क्या जताना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पहले भी निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा था कि लगता है मोदी सरकार ने केवल चुनावी लाभ के लिए दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। इसके साथ ही अब राष्ट्रपति मुर्मू को भी उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया है। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार इतिहास को बदलने में लगी है, लेकिन इसका पुरजोर विरोध होगा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जेडीयू समेत विपक्षी दलों नए संसद भवन उद्घाटन समारोह में जाने से बहिष्कार किया है। इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते होगा। इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते होगा। इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन के प्रोत्साहन हेतु समर्थक 2023 के शुभारंभ और बीसी सखी के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की है। उन्होंने इस दौरान संबोधन भी दिया और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने 2020 में जब कोरोना चरम पर थी, वैश्विक महामारी से दुनिया पस्त थी, तब उन्होंने प्रयागराज की धरती में वीसी सखी के इस अभिनव कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। आपने 2020 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा संवाद उत्तर प्रदेश की वीसी सखियों के साथ जो किया गया था,
उस संवाद के कार्यक्रम को आपने अभी कुछ देर पहले यहां पर उस समय की रिकॉर्डिंग को देखा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर खुश थे कि जो उनका विजन था व्यवहारिक धरातल पर कैसे जमीनी धरातल पर उतर रहा है, और उस समय जो कार्यक्रम देखने को मिला था आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर लगभग 56,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 56,000 में बीसी सखी चयन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। 51,000 के चयन के कार्यक्रम के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को, और उनमें से बड़ी संख्या में 41,000 ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी वीसी सखी ने अब तक 5,57,00,000 से अधिक ट्रांजैक्शन किया है। यानी 5,57,00,000 बुजुर्ग महिलाओं को, गांव के बुजुर्गों को, गांव की अन्य महिलाओं को, गांव के अन्य नागरिकों को 5,57,00,000 बार बैंक जाने से बचा, उनको वहां जाने में उनकी बचत हुई है। और साथ साथ यह भी सच है कि 5,57,00,000 बार बैंकों को, जो बार बार लोगों को आने छोटी राशि के ट्रांजैक्शन के बारे में जो उनका एक हमेशा एक बैंकर्स के सामने चैलेंज होता था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा दे सकें, उस सुविधा को देने में हमारी वीसी सखी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसमें 13,700 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ। इतना लेन देन जो है 13,700 करोड़ रुपए का हुआ है, जिसमें से बहुत सारी बीसी सखी ने जो ने 75,000 रुपए डिजिटल पेमेंट के लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम उन्हें उपलब्ध करवाया गया था, उससे लिए गए लोन की भरपाई वे लोग कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अब तो हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने ग्राम सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी अंतिम उस पर पहुंचा दिया है। यानी अब ग्राम सचिवालय केवल लखनऊ में नहीं होगा, अब सचिवालय केवल लखनऊ में नहीं होगा, बल्कि हर ग्राम पंचायत में भी उनका एक अपना सचिवालय होगा। और ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। ग्राम सचिवालय में जितना भी गांव से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं, आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र हैं, ये सभी तो वहां देने की व्यवस्था होगी ही, बल्कि वीसी सखी के बैठने की। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले शुक्रवार 19 मई को 2,000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को सुझाव दिया था कि 23 मई से वे ग्राहकों से 2,000 रुपए का नोट वापस तो लेंगे, लेकिन ग्राहकों को नोट जारी नहीं करेंगे। केंद्रीय बैंक ने इन नोटों को बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर निर्धारित की है। मतलब 2,000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि आरबीआई के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में 2,000 रुपए के नोट की वापसी के लिए आरबीआई की ओर से अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही इस याचिका में 2,000 रुपए बदलने के लिए बैंकों में आने वाले लोगों को मुआवजे के तौर पर 500 रुपए देने की मांग भी की गई। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका अधिवक्ता रजनीश भास्कर गुप्ता की ओर से दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने अपनी याचिका में कई तरह के तर्क देते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक के पास आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किसी भी मूल्य के बैंक नोट को बंद करने कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(2) के तहत यह शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2,000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किए जाने से जनता पर बड़े पैमाने पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किए बिना ही आरबीआई की ओर से मनमाना फैसला किया गया।
उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट को बंद करने के पीछे आरबीआई ने कोई सटीक तर्क नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत केवल कटे फटे और पुराने गंदे नोटों को वापस लिया जाता है, न कि अच्छे नोट वापस लिए जाते हैं। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। इस याचिका में कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बताते चले कि याचिकाकर्ता बम बम महाराज की तरफ से अधिवक्ता एपी सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की और इस याचिका में कहा गया कि पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित अन्य पहलवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने जंतर मंतर से भड़काऊ भाषण दिए, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। इस याचिका पर कोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। वहीं जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना जारी है। दरअसल उन्होंने ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की है और इसके अलावा पहलवान साक्षी मलिक समर्थन मांगने के लिए हरियाणा के हिसार गई और पहलवानों की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को समर्थन मांग रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। राणा की तबीयत को लेकर बेटी सुमैया राणा ने सोशल मीडिया पर जनता से पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और बताया जा रहा है कि मुनव्वर राणा की हालत गंभीर है और इसकी जानकारी उनकी बेटी ने खुद दी है। सुमैया राणा ने यह भी बताया कि पिछले कई दिनों से उनके पिता मुनव्वर राणा की तबीयत खराब है। हालात में सुधार नहीं होने के बाद अब मुनव्वर राणा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं डॉक्टर लगातार मुनव्वर राणा के सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। सुमैया राणा ने लोगों से उनके पिता के लिए दुआ करने की गुजारिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया ने बताया कि बीते 3 दिन से उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका इलाज चल रहा है और वे इस वक्त डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है। अगले 72 घंटे उनके पिता मुनव्वर राणा के क्रिटिकल है और हमें आशा है कि पिता मुनव्वर राणा जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। बताते चले कि शायर मुनव्वर राणा की हालत लंबे वक्त से ठीक नहीं है और इससे पहले भी मुनव्वर राणा को लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इससे पहले दिल्ली में उनका इलाज हो चुका है। जानकारी के मुताबिक मुनव्वर राणा को किडनी से जुड़ी बीमारी है और उनकी कई बार डायलिसिस भी की जा चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।